नमस्कार दोस्तों, करीम योगी सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम प्रीलिम डोज की डेली करंट अफेयर आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि स्टेट पीसीएस या राज्य के जितने भी सारे एग्जाम वनडे एग्जाम उसको कवर किया जाए। साथ ही संग लोक सेवाएं को जो समसामयिकी से प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी कवर करने की कोशिश की जाती है, ताकि आपके समसामयिकी के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सके। आगामी परीक्षा जो यूपी SSS की पेट की परीक्षा होने वाली है, उसके भी ध्यान में हमने जून महीने का पूरा करंट अफेयर आपको लोगों के सामने रखा है। जुलाई की भी हम डेली रखते हैं, आप लोग उसको देख लीजिए। और अब तक आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा करिए, और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये जो है 20 जुलाई से शुरू किया जाएगा। क्या है, एक नज़र डालते हैं। ये जो है शिक्षा मंत्री, अभी हाल में शिक्षा मंत्री की जो रमेश पोखरियाल थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पे कौन बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी को बनाया गया है। ठीक है, तो ये पता होगा शिक्षा मंत्रालय के थ्रू ये शुरू किया गया। तो इसको जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जो आदिवासी मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा के द्वारा इसको संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। क्या है ये, एक नज़र डालते हैं इस पर। ये प्रोग्राम जो है 20 जुलाई को शुरू किया गया। ये एक तरह से टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। 50,000 टीचरों को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम है। 50,000 टीचरों को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उनमें इनमें से कौन से टीचर शामिल होंगे, किस स्कूल के शामिल होंगे उसको भी देख लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय के टीचर शामिल होंगे इसमें, केंद्रीय विद्यालयों के टीचर शामिल होंगे, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल के टीचर शामिल होंगे, और CBSE, आप लोगों ने CBSE को सुना ही होगा। CBSE से जितने भी संबद्ध स्कूल हैं उन सारे टीचरों को या शिक्षकों को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा। क्यों प्रशिक्षित किया जाएगा, 2 महीने का ट्रेनिंग होगी। 20 जुलाई से 2 महीने का टीचरों को प्रशिक्षित दिया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में लगभग 6,500 टीचर इसमें शामिल हो गए, यानी पूरे देश भर में से 50,000 शिक्षकों को लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश से कितने टीचर शामिल होंगे, शिक्षक शामिल होंगे, लगभग 6,500 शिक्षक उत्तर प्रदेश से शामिल होंगे इसमें से। और कौन कौन से स्कूल बता दिया हमने, कौन कौन से स्कूल इसमें रहेंगे, कौन कौन से स्कूल से शिक्षकों को लिया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय के, केंद्रीय विद्यालय के, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल जो है उसमें से शामिल किया गया, और CBSE के जो संबंधित स्कूल हैं उन सारे शिक्षकों को उसमें से 50,000 शिक्षकों को लिया जाएगा। ठीक है, एक नज़र डालते हैं क्या है ये। 2 महीने में इसमें ऑनलाइन मोड में टीचरों को क्या किया जाएगा, ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्यों प्रशिक्षण दिया जाएगा, नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाएगा, इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, कि ताकि इनोवेशन को, जैसा कि नाम से ही पता चला, इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया जाएगा। ये जो है 5 मॉड्यूल पे आधारित है। क्या क्या 5 मॉड्यूल है इसमें देख लेते हैं। उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, उत्पाद विकास डिजाइन सोच, और विचार निर्माण पे क्या, इन सारी 5 टॉपिकों पे क्या किया जाएगा, 5 मॉड्यूल पे क्या किया जाएगा, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 2 महीने तक ऑनलाइन कार्यक्रम चलेगा, उसके माध्यम से इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि AICTE जो है उच्च शिक्षा, उस शिक्षा के मामले में क्या करती है, प्रशिक्षण का काम करती है। तो ये रही स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्री के पॉइंट आप BO से भी इम्पोर्टेंट है, और मेंस में भी आप समसामयिकी या शिक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी आप इसको कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉन्क फ्रूट क्या है, इसको नज़र डालते हैं। मॉन्क फ्रूट जो है, ये जो है चीन से लाया गया एक फल है। मॉन्क, जैसा कि पता ही है, एक फ्रूट मैंने फल होता है, तो मॉन्क नाम से चीन से लाया गया क्या है, मॉन्क, टांग आप सुने होंगे, चीन की भाषा है। तो ये मॉन्क से लाया गया, मॉन्क फ्रूट जो है चीन से लाया गया एक फल है, जो कि भारत में पहली खेती कहाँ पे शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई है मॉन्क फ्रूट की खेती। ठीक है, अब इसके नज़र डालते एक नज़र। क्या है ये जो है गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर है, यानी इसमें कैलोरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें जो है नेचुरल मिठास होगी। ठीक है, नेचुरल मिठास होगी। और ये जो 12 मासी फसल है, यानी 12 महीने इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका जीवन काल जो है 4 से 5 साल तक है। जीवन काल कितना है, 4 से 5 साल तक है। और ये जो है अंकुरण के, यानी अंकुरण जैसे ही होगा इसका, उसके 8 से 9 महीने बाद इसमें क्या होता है, फल लगना शुरू हो जाता है मॉन्क फ्रूट में। ठीक है, 8 से 9 महीने बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाए। और इसके लिए टेम्परेचर जो है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस
वार्षिक औसत तापमान की ज़रूरत पड़ती है। यानी 16 से 20 डिग्री। तो आप ये मान सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये जो है 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर कहाँ पे रहेगा, हिल एरिया में। तो यानी इसकी खेती जो है, यानी इस फ्रूट को मांग फ्रूट को कहाँ पे लगाया जा सकता है, हिल एरिया में, यानी पहाड़ी एरिया में इसको ही लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ही 16 से 20 टेम्परेचर हर 12 महीने या हमेशा रहने का रहता है। नहीं तो अदरवाइज हर जगह तो आपको पता ही होगा कि 30, 35, 40 भी क्रॉस करता है, 45 भी हो जाता है कभी भी, तो वहाँ पे संभव नहीं है। इसलिए मांग फ्रूट के लिए आवश्यक तापमान कितनी है, 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है वार्षिक तापमान की। ठीक है, कहाँ से लाया गया, चीन से लाया गया है। कहाँ पे खेती की गई, प्रश्न पूछा जाता है। भारत की पहली खेती मांग फ्रूट की कहाँ पे की गई, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ पे, देखते हैं अगले न्यूज़ क्या है। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी रुद्राक्ष जो है क्या है, एक बार डालते हैं नज़र। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में इस चीज़ का लोकार्पण किया गया है, यानी शुरुआत किया गया है। और आपको पता होगा कि जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे जी आए थे, उस समय इसको जापान के सहयोग से क्या किया गया था, शुरू किया गया था। जापान के सहयोग से इसको क्या किया गया था बच्चों, शुरू किया गया था। तो जापान के सहयोग से इसका क्या किया गया था, मतलब भारत और जापान ने मिलकर इसको काम करने का रुद्राक्ष को शुरू किया। क्या है इसका एक टारगेट, क्या है इसको नज़र डालते हैं। टारगेट क्या है, ये लोगों के बीच परस्पर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतक्रियाओं को क्या करेगा, अवसर प्रदान करने का काम करेगा। ठीक है, तो रुद्राक्ष कहाँ पे लोकार्पण हुआ है, कहाँ पे, तो पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है, वाराणसी में, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, किसके सहयोग से रुद्राक्ष शुरू किया गया था, जापान के सहयोग से। ठीक है, दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली न्यूज़ नजर डालते हैं। पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं का पुनर्गठन। पशुपालन विभाग और डेयरी योजनाओं को क्या कर दिया गया, एक तरह से पुनर्गठन कर दिया गया है। इसमें क्या है, ये जो है 2021 से 22 में शुरू किया जाएगा और अगले 5 साल तक के इनका पुनर्गठन रहेगा। यानी पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, इनका पुनर्गठन हो गया है। इसमें क्या है, 10 करोड़ किसानों को क्या किया जाएगा, 10 करोड़ से अधिक किसानों को क्या होगी, इससे जोड़ने से क्या होगा, मदद मिलेगी। और इसमें जो है और इसमें जो है केंद्र सरकार जो है पशुधन क्षेत्र के पैकेज की योजना के अंतर्गत क्या करेगी, 98,000 करोड़ की मदद करेगी। 98,000 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत पशुपालन विभाग और डेयरी योजना के अंतर्गत क्या करेगी, केंद्र सरकार देगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी योजनाओं को क्या कर दिया गया है, जो पशुपालन और डेयरी से संबंधित थी उनको शामिल कर दिया गया है। कौन कौन सी हैं शामिल, देख लेते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम और उपयोजनाओं के रूप में पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण को शामिल कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज है विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस, आपको पता होगा भारत भी कौशल दिवस मनाता है, 15 जुलाई को मनाया जाता है, आप लोगों को पता है। और एक कब शुरू किया गया था विश्व युवा कौशल दिवस, इसको डालते हैं नज़र। 2014 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा, यूएनए के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2014 में क्या शुरू किया गया था, विश्व युवा कौशल दिवस। और आपको पता होगा कौशल के अंदर क्या होता है, अधिक से अधिक युवाओं को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण देने के काम किया जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप दिया जाता है, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनको स्किल सिखाई जाती है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें रोजगार मिल सके। तो इसमें क्या क्या शामिल है, इसके अंतर्गत युवाओं को क्या करना, अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देना, बेहतर काम करना और उद्यमिता के लिए कौशल युक्त बनाना, ताकि अपना वो खुद का बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकें, ताकि उन्हें उसके बारे में उनको स्किल दी जाती है इसके अंतर्गत। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछ सकता है, कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार की थीम क्या रही है, 2021 की थीम क्या रही है विश्व युवा कौशल दिवस की, महामारी उपरांत युवा कौशल का पुनर्कल्पना। महामारी उपरांत युवा कौशल का पुनर्कल्पना थीम जरूर पूछ लेता है, तो थीम को ध्यान दीजिएगा, महामारी उपरांत युवा कौशल का पुनर्कल्पना। ये रही विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया, मिटा दिया जाए, आगे बढ़ें। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं ऊपर। अगले और भी न्यूज है, इसमें देख लेते हैं अगली न्यूज क्या है। देख लेते हैं अगली न्यूज क्या है, थोड़ा सा मिट नहीं रहा है। अगली न्यूज देखते हैं बच्चों, थोड़ा डस्टर काम नहीं कर रहा है, चलिए आगे मिटा देते हैं कपड़े से ही।
ठीक है, तो अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है सुरेखा सीकरी। क्या है सुरेखा सीकरी? अब न्यूज़ में क्यों है? इनका निधन हो गया है लगभग 75 वर्ष के दौरान, और ये हृदय गति रुकने से इनका निधन हो गया है। और ये क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। ये अभिनेता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुरेखा सीकरी जो हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो क्या है, अभिनेता हैं। इन्हें 3 बार जो है राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है, 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। और ये जो है फिल्म के साथ साथ धारावाहिक में भी काम करती थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। धारावाहिक बधू में इन्होंने काम किया। उनकी कुछ फिल्में देख लेते हैं। इनकी फिल्म है तमस, मम्मू, सलीम लंगड़े पे मतरो, ये 2-3 फिल्में, कभी फिल्मों के नाम पूछ देता है। तो सुरेखा सीकरी किससे जुड़ी है? अभिनेता है, उनका निधन हो गया। 3 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। धारावाहिक और फिल्मों में भी काम करती है। ठीक है, अब एक रिपोर्ट आई है OECD और FAO की दालों पर रिपोर्ट आई है। क्या रिपोर्ट है? ये है आर्थिक, देखो OECD के बारे में आप लोगों को पता होगा, आर्थिक विकास और सहयोग संगठन, और FAO के बारे में पता होगा, खाद्य और कृषि संगठन ने क्या करी है, दालों के संदर्भ में 2021 से लेकर 2030 के लिए रिपोर्ट जारी की है। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जो है दुनिया का पहला देश है जो सबसे बड़ा क्या है, दालों का उत्पादक भी करता है, उपभोक्ता भी है और आयातक भी है। यानी उत्पादन भी करता है, आयातक भी है, सबसे ज़्यादा आयात भी करता है भारत, और प्रोसेसर भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत दालों का सबसे ज़्यादा क्या करता है, खपत करता है, यानी उपभोग करता है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करता है और प्रोसेसर भी ज़्यादा करता है। इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है। और इसमें ये कहा गया है कि 2030 तक दालों की जो सप्लाई है, 2030 तक जो दालों की सप्लाई है वो जो है 22 मिलियन टन, इसमें जो है 22 मिलियन टन की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी दालों में। इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि 22 मिलियन टन की वृद्धि हो जाएगी। और जो है इससे उसका आधा भाग जो है एशिया में यूज होगा, यानी एशिया में इससे सबसे ज़्यादा यूज, इसमें जो वृद्धि होने के बाद ये सबसे ज़्यादा दालों की खपत कहाँ भी होगी, एशिया महाद्वीप में होगी। ठीक है, इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि पिछले विश्व में दालों का जो व्यापार है 10 वर्षों में 17 मिलियन टन क्या हो गया है, बढ़ गया है। और भारत दालों में क्या है, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रयास कर रहा है। और 2030 तक 19 मिलियन टन पहुंचने का क्या है, अनुमान है। 19 मिलियन टन भारत में उत्पादन होने लगेगा एक तरह से। कब तक? 2030 तक। ठीक है, ये इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज आई है दानिश सिद्दीकी, जो क्या है, भारतीय पत्रकार हैं, आप लोगों ने खूब चर्चा में चल रहा है इस समय। क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। दानिश सिद्दीकी जो हैं भारतीय पत्रकार हैं, और इन्हें अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ है, तालिबान के द्वारा क्या किया गया है, तालिबान जो सैनिक हैं वहाँ के, उनके बीच झड़प हुई और उन लोगों ने क्या किया, इनको मार दिया। कुल मिलाकर इनका क्या हुआ, दानिश सिद्दीकी जी का क्या हुआ, निधन हो गया। तो क्या है, भारतीय पत्रकार, इनके बारे में जान लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा क्या कर दिया गया, मार दिया गया, यानी इनकी निधन हो गया। और इन्हें जो है पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी से जुड़ा हुआ आप लोगों ने जानते होंगे, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ पुरस्कार है पुलित्जर, तो इन्हें पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। दानिश सिद्दीकी जी को तालिबान के द्वारा मार दिया गया, यानी जान चली गई। अब चलते हैं, अगला न्यूज़ क्या है, मडुवाडी रेलवे स्टेशन जो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। उसका नाम जो है बदल दिया गया, अब उसका नाम दे दिया गया बनारस रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन का नाम चेंज होता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि मडुवाडी रेलवे स्टेशन कहाँ पे, पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है, कहाँ पे, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया, बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ, लगातार वीडियो को देखा करिए। और अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।